नमस्कार प्रणाम। रियल टॉपिक पे मैं गुड्डू चैनपुरी या रियल बातों के साथ। तो आज हमारे संग बैठे हैं भोजपुरी फिल्म के बहुत ही बड़े डायरेक्टर शिव कुमार तिवारी जी। आइए जानते हैं इनसे जर्नी के बारे में। शिव कुमार तिवारी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। और जो लोग रियल टॉपिक आपके चैनल को देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। तिवारी जी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आपने जब कदम रखा था तो उस टाइम भोजपुरी की दशा क्या थी? गुड भाई, जो मैं दौर याद है मुझे सन 2007-8 में मैं इंडस्ट्री में आया जी। था। उस समय एक गोल्डन टाइम चल रहा था भोजपुरी का। उस समय आपको याद होगा तमाम फिल्में हिट थी। ससुरा बड़ा पैसा वाला। मनोज तिवारी जी का। हाँ, फिर आपके आपके बंधन टूटे ना से लेकर के निरहुआ हिंदुस्तान, निरहुआ रिक्शा वाला, ये सब फिल्में आ चुकी थी 7-8 में। हम्म। वो एक दौर चल रहा था, दौड़। बहुत हौज हौज लेवल पे चल रहा था। और सिनेमा हॉल उतने जोरों शोरों से चल रहे थे। वो दौर बहुत ही एक अलग माहौल था उसमें, जो जिसमें भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड के भी स्टार आप देखे होंगे। तमाम अजय देवगन जी, अमिताभ जी और रजा मुराद साहब, सब लोग सब आके लोगों ने काम किया। काम किया था। वो धीरे धीरे माहौल बदलता गया। और जैसे लॉकडाउन आया ना, लॉकडाउन के बाद वो सिंगल सिनेमा आपको मालूम ही है बंद होते चले गए। और अब फिल्में शिफ्ट हो गई हैं अपना टीवी चैनल पे। इसको देखते हुए अब ग्राफ चेंज हो गया फिल्मों का। अब वही सास बहू घर का एक कहानी है। सास बहू, ससुर दामाद, यही सब कहानी चल रही है। तो तकरीबन कितने साल पहले आप आए थे और फिल्मी क्या बैकग्राउंड था आपका, कोई डायरेक्ट ही पहुंच गया था इंडस्ट्री के अंदर? गुड्डू भाई, मैं आपको बताऊं, मैं अपने परिवार में, खानदान में मैं कह रहा हम्म। हूँ, मैं पूरे खानदान में मैं इकलौता आदमी है जो मैं इस लाइन में आया। तो मेरे खानदान से गाने बजाने से लेके इस लाइन में दूर दूर तक किसी का खोज हो, क्योंकि बड़े पापा हमारे कहा जाए तो वो भी आर्मी में थे। मेरे खुद के पिताजी वो आर्मी भी वाले तो वैसे लाइक नहीं करते गाने वो बजाने को। वो भी थे। हम्म। पापा को पहले थोड़ी सी चिढ़ होती थी कि क्या करेगा, इधर उधर दौड़ रहा है, कब कहता है ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें सक्रिय होने लगी, मैं दिखने लगा लोगों के बीच में। और हर बाप को जब उसके बेटे के बारे में लोगों से पता चलता है, तो थोड़ा सा होता है कि लोगों ने चलो ठीक है, जहाँ भी है कर तो रहा है हम्म। धीरे धीरे नाम। तो पापा का भी धीरे धीरे सपोर्ट मिलना, और उनका तो आशीर्वाद देखिए, बेटा कहीं भी रहे, उनका माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा साथ रहे। बिल्कुल। तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ माँ बाप का रहा, और अब मेहनत करते हैं और देखिए दे ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कहाँ तक अच्छा से अच्छा काम करके जा सकते हैं। तो पापा का हमेशा से जो है आशीर्वाद करो, उनका यही है कि तुम करो, कुछ लेवल पर पकड़ो। हाँ, एक चीज वो हमेशा से कहते थे, कुछ गलत नहीं जीवन में हम्म। करना। क्योंकि आपको मालूम है कि एक भारतीय सेना का जो जवान होता है, वो कुछ भी करेगा अपने सम्मान के लिए मरता है, चाहे वो देश का हो चाहे खुद का हो। हम्म। तो पिताजी का यही कहना था कि कुछ भी करना, ऐसा नहीं करना कि सम्मान डाउन हो, सम्मान गिरे मेरा, जिसके कारण से मुझे उस बात का दुख हो। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि सब चीजें हो जाएं, सम्मान बचा रहे गुड्डू जी। जिस टाइम आए थे आप इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या इजीली इंडस्ट्री ने आपको एक्सेप्ट कर लिया था या बहुत सारी चैलेंज आए थे आपके लाइफ में? हमें याद है कि हम जब 2008 में, हाँ, 2008 में मुंबई गए हुए थे, तो उस दौरान जो दौर चल रहा था, काम तो बहुत चल रहे थे उस समय। तो मेरा एक दोस्त है, और मैं आज आपके माध्यम से ब्रॉडकास्ट में कहता हूँ, मुझे इंडस्ट्री में लाने वाला वो शख्स है। मैं उसका हमेशा आजीवन मेरा मित्र है। और आज वो, पहले वो एसोसिएट डायरेक्टर हुआ करता था हम लोगों में। असिस्टेंट, एक डायरेक्टर के अंदर 3-4 असिस्टेंट होते असिस्टेंट हैं, हाँ। डायरेक्टर काम करते तो थे। उसमें चीफ एक होता है, तो हम्म। वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। और उसने मुझे बुलाया, उसका एहसान मैं मानता हूँ जीवन में है। उसका नाम भी लेना चाहता हूँ, यही हिसार के पास का रहने वाला वो है, अजय धांसू। हम्म। वो मेरा भाई, उसने मुझे बुलाया, और आज तो वो एज ए एक्टर जो है काम कर रहा है इंडस्ट्री में, अच्छा नाम कर लिया है। तो उन्होंने ही मेरा इस लाइन में बहुत हेल्प हम्म। किया। धीरे धीरे पहचान बनती गई। और आज माता रानी के आशीर्वाद से कुछ जगहों पे लोग जानने लगे जानने लगे। हैं। तकरीबन अभी किन किन आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया साथ में? एज ए फिल्म के लिए ये बात कर रहे हाँ, हैं। वैसे फिल्म में। मैं एज ए फिल्म के लिए रवि भैया हो गए, पवन भाई हो गए, और भी आर्टिस्ट हो गए, समर भाई, इन सब लोगों के साथ जो है एज ए पहला फिल्म। प्रोजेक्ट आपका किस आर्टिस्ट के साथ था? मैं पहला प्रोजेक्ट किया था रवि भैया के साथ सन रवि जी के साथ। 2011 से। और फिल्म थी प्रेम विद्रोही। हम्म। किसी कारणवश कुछ मैटर हो गया जिस कारण से
उसमें रवि भैया के साथ काम किया था और मज़ा आया था रवि भैया के साथ काम करके। फिर 2014 में मैंने फ़िल्म की रवि भैया के साथ, रवि किशन जी के साथ और पवन भाई के साथ फ़िल्म थी बाजीगर, वो मैंने काम किया। देन उसके बाद 8 साल मुझे लग गए ये अपने आप को एक फ्रीलांस डायरेक्टर हो करके आने के लिए। फिर सन 2022 में मैंने एक फ़िल्म की इतिहास, जो बहुत जल्दी ही उसका ट्रेलर रिलीज हुआ और बहुत जल्दी आपको सिनेमा हॉल में देखने को मिलेगी वो फ़िल्म। फ़िल्म थी इतिहास, जो है समर भाई थे, ऋचा दीक्षित थे, उमेश सिंह जी और जयप्रकाश जी थे, सारे लोग, इंद्रसेन हो गए, काजल पांडे हो गई, सारे लोग उसमें थे। इतिहास, तो दोस्तों देखिए मूवी इतिहास, जिसमें समर सिंह है और खुद हमारे शिव कुमार तिवारी जी उसमें डायरेक्शन में है। यही मूवी थी आपकी? हाँ हाँ जी। तो इस काम करने के बाद आपको ये नहीं लगता कि भोजपुरी के अंदर आज के टाइम पे वही एक्टर है जो सिंगर है? हम्म। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती। कोई बंदा, आप बताइए कहाँ से कोई अपना कोर्स करके आएगा, एक्टिंग कोर्स करके आ रहा है, डिग्री लेकर आ रहा है, उसको तो वैसे इंडस्ट्री अलग निकाल देती है। क्यों? क्योंकि ये तीन लोगों के इर्द गिर्द ही कंपनी घूम रही है। कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री जो है ना आपकी, पवन सिंह, खेसारी, दिलेश लांडी, रहुआ, इनके आसपास ही घूम रही है। रवि जी हैं तो राजनीति में आ गए, मनोज तिवारी हैं राजनीति में आ गए। मैं आपको बताऊं कि ये तो एक विडंबना है ही, हमारे भोजपुरी की ऑडियंस जो है ना, वो जो गायक लोग रहे उनको एज ए हीरो तौर पे जो है हम्म। लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको बढ़ावा दिया है, बड़े बड़े व्यापार करके उनकी फिल्में दी भी है। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है गुड्डू जी, अब जो है फिल्में आ गई हैं सब टीवी पर, और टीवी पे वही चलता है जो अपने अभिनय पहले की कमाए। मानसिकता क्या थी कि एज ए सिंगर मैं इससे 4 या 5 8 गाने लेता हूँ तो इतनी कॉस्ट आएगी, हम्म। तो क्यों ना इसको फिल्म में साइन कर लो। हम्म। फिल्म नहीं चली तो गाने बेच के कमा लेंगे, गाने ये बेच। मानसिकता थी। लेकिन पता है क्या था, कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट एक सिंगर है, सिंगर के अंदर वो आर्टिस्ट वाली फीलिंग नहीं होगी, एक्टिंग वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाता वो। यहाँ तो ऐसा हो गया ना कि अगर हमने पवन जी को साइन कर लिया तो पवन जी डिसाइड करते हैं कि हीरोइन कौन रहेगी, उनका दोस्त कौन रहेगा उस फिल्म के अंदर, उसमें उनका भाई कौन बनने वाला है। सीन कटवा देते हैं कि भाई इसको हटाओ, इसको चेंज करो, रिप्लेस मारो। देखिए, मैं एक बात बताऊं, पवन भाई के साथ मैंने काम किया है। अब लोग कहते हैं उस तरीके से, लेकिन मैंने जो फ़िल्म किया था, पवन भाई का कोई ऐसा हस्तक्षेप नहीं था हम्म। कि ये हीरोइन लो, वो हीरोइन नहीं। वो आदमी दिल का राजा आदमी है। बस उसको, वो उसके दिल में अगर आप जगह बना लिए, मैं बता रहा हूँ, लोग कुछ भी कहें उसके लिए कि पवन सिंह ऐसे हैं, हम्म। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, उसके दिल में अगर आप जगह बना लिए ना गुड्डू भाई, तो आदमी आधी रात कभी भी आपके लिए खड़ा रहेगा वो बंदा। हमें याद है 2014 में हम फ़िल्म कर रहे थे बाजीगर, और राजपीपला में शूट कर रहे थे। तो क्या होता है ना, हमारी फ़िल्मों का एक सीमित जो है अवधि होती है कि इस अवधि में आपको शूट करके हम्म। ख़त्म करना है। हम्म। हम लोग दिन भर 43 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर में फाइट शूट करते थे, और तो हम ये सोचते थे कि चलो शाम को हो गया, एक सीन कर लेते हैं, कि किधर देख करके एक सीन निकाल लेते। तो मैं जाता था, मैं बोलता भैया एक सीन कर लिया जाए का। तो एक दिन किए दूसरे दिन जब मैं गया, तो उनका जवाब क्या था कि का यार मर्दे, तूने तो लोगन के तनिको दया भी ना आवला, दिन भर फाइट कैले में आदमी परेशान हो रहा। हम कहली भैया थोड़ा आराम कर लीजिए। वो दौर देखिए, हम्म। वो दौर, फिर भी नहा धो के दोबारा मेकअप करा के एक सीन के लिए पवन भाई आते थे काम कर। मैं मानता हूँ इस चीज के लिए, उस आदमी से आप जबरदस्ती से काम तो नहीं करा सकते। प्यार में अगर आप कहेंगे, आपको मान लिया प्यार में वो अपना कलेजा काट के दे देगा वो बंदा, ये मैं जानता हूँ। चाहे लोग कुछ भी भ्रांतियां फैलाए, चाहे कुछ भी। मैंने ऐसे काम करा, वो उन्होंने किया भी, ऐसा नहीं है। सन 2014 में उन्होंने किया है। थोड़ा सा देखिए क्या है ना, हम आप हैं, काम करते हैं, सारे हम्म। लोग काम करते हैं, लेकिन हम एक्ट करा सकते हैं चीज़ों को, मेहनत उनको फिजिकली उनको करना होता है। तो वो उस दौर में, वाकई में उस दौर में इतनी गर्मी दिन में होती थी कि हम पूरे यूनिट को, आपको बता रहा हूँ, इतने बड़े बॉटल में ग्लूकोन डी दे करके दे देते थे कि आप लोग अपने पास में रखिए, पानी उसमें ग्लूकोन डी मिला करके ग्लूकोज पीते रहिए, क्योंकि जो गर्मी थी ना गुजरात की, हम्म। उसमें अगर किसी को डिहाइड्रेशन होगा तुरंत गिर जाएगा। तो उस गर्मी में भी काम करने के बाद वो बंदा शाम को आते थे, तो मैं ये बोलता था फोन भैया एक सीन कर लेते हैं। क्योंकि देखिए इत्मीनान क्या, हमारे इंडस्ट्री में, चाहे हमारे उसमें कहा जाए, क्या बोलते हैं, घर परिवार में, हमारे समाज में, कोई आपसे एक दिन का बड़ा हो चाहे 10 दिन का, बड़ा बड़ा होता है, ठीक। बड़ा होता
इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही साल के पैदाइश हैं। हम्म, 86 के वो भी है, 86 के हैं। पवन भाई जनवरी में हैं, हम सितंबर के हैं। लेकिन हमसे 6 महीने बड़े हैं। तो हम लोगों को भैया बाबू भाई के रिश्ता उस तरह का रहा हूँ हम। तो हम लोगों को मिली जुली चीजें चलती थी, और कभी हमसे तो नहीं उस तरह का मनमुटाव रहा। ठीक है, जिन लोगों से रहा हो वो लोग अपने दौर, हमारे साथ कभी उनका नहीं रहा। और मैं तो, मेरी एक आदत है गुड्डू भाई, मैं बहुत ज्यादा किसी से जो है काम से संपर्क नहीं नहीं, रखता हूँ। मेरा कहने का मोटिव ये था कि आजकल जमाना 5G का है, जो हम्म, बच्चे हैं इतने टेक्निकल हो गए हैं, आप हम्म, देखिए कि वो एक्ट देखना चाहते हैं, एक्टिंग देखना चाहते हम्म, हैं। जो बच्चे इंस्टीट्यूट से सीख के आ रहे हैं, मान लीजिए एक्टिंग क्लास लेके आ रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता नहीं है, हम्म, तभी वो इधर उधर घुस जाते हैं। जैसे हम्म, पंकज जी हैं, बॉलीवुड में चले गए, हम्म, तो संजय मिश्रा जी बॉलीवुड में चले गए, भोजपुरी में ऐसे बंदे नहीं आते। अब क्या है कि आप थोप रहे हो जबरदस्ती का कि ये एक्टिंग करेंगे, सिंगर है लेकिन ये एक्टिंग करेंगे। अब वो क्या एक्टिंग करेंगे, पब्लिक क्या देख रही है मैं उनको। आपकी बात को थोड़ा सा आप अभी जो दौर चल रहा है ना, अभी के दौर में देखिए जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो संजय पांडे जी हो, सुशील सिंह जी हो, मनोज टाइगर जी हो, ये सारे लोग थिएटर के हम्म, आर्टिस्ट हैं। ऐसा आप अब नहीं कह सकते कि लोग खोजते हैं चीजों को, चाहे सीख के आते हैं। अभी देखिए जितनी भी टीवी पर चैनल पे फिल्में आ रही है ना, उसमें हीरो जिनको आप जानते भी नहीं है, अच्छे अच्छे एक्टर मिल जा रहे हैं। तो अब टीवी पर वही चीजें हैं कि आपको स्टारडम नहीं देखना है। टीवी वाले तो साफ बोलते हैं कि देखिए मुझे मेरा कंटेंट चाहिए, मुझे मुझे आर्टिस्ट चाहिए। हम्म, और वो काम करा रहे हैं, और आप देखिए तमाम फिल्में घरों में औरतें बहुत पसंद कर रही हैं उस चीज को। सीरियल को, सीरियल टाइप से फिल्में क्योंकि बन रही है वो सारी। कहीं ना एक्टिंग क्लास से बंदे सीखे हुए मजे एक्टर होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि बस आपको गाना आना चाहिए। अब मान लीजिए प्रमोद प्रेमी जी है, गाना गा के हिट हुए, नहीं जी इनको फिल्म साइन करा दो। नहीं अवधेश तो, प्रेमी जी हिट हो गए, ठीक है इनको फिल्म साइन नहीं करा दो। क्या था ना, मैं बता रहा हूँ, वो दौर जो था ना, उस दौर में ये एक चीज थी कि लोग जानते थे कि ये फिल्म हीरो है, हम्म, सिंगर से डेवलप हो चुका है, हम्म, लोगों के बीच में उसकी पहचान बन चुकी है। हम्म। एज ए गाय उसके गाने बजते हैं, इसके 8 गाने का उसकी फैन फॉलोइंग अलग है, फैन तो इस वजह से फॉलोइंग चल है। जाएगी ये। 8 8 गाने हैं, नहीं लेकिन कुछ चलेगा नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि फिल्में चलती नहीं है आपकी। अभी जो, भोजपुरी की कोई अभी फिल्में जो आई हो, आप बताइए कि उसने अपना बजट निकाल लिया हो। नहीं कोई अभी प्रोड्यूसर ऐसा बताइए जो सक्सेस हुआ हो भोजपुरी का। अभी अभी के दौर में आपको बता रहे, देखिए फिल्में हिट होना फ्लॉप होना, पहले भी फिल्में फ्लॉप होती नहीं, थी, ऐसा होती नहीं। थी, होती थी, होती और थी। आपको बता उसी में 10 फिल्मों में से अगर 3 फिल्म फ्लॉप होती थी, 2 फिल्म हिट भी होती थी। लेकिन चीजें अब बदली जब से लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद से जब जो चीजें बदल गई, सिनेमा हॉल बंद हो गए, हम्म, अब सारे लोग निर्भर हो गए आकर के टीवी पर। हम्म, तो आपको कैसे फ्लॉप, कैसे, आप तो सिनेमा हॉल से ही समझते थे ना फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, चाहे हिट हो रही हैं, हम्म, चाहे जहां भी कुछ पैसे वसूल नहीं हो रहे हैं। अब फिल्में आ गई टीवी पर, सारा गेम हो गया टीआरपी जीआरपी का। अब टीवी पर होता है कि फिल्म का कितना जीआरपी है, कितना टीआरपी, आदमी उस पर है। कितने लोगों को तो अब भी मालूम नहीं होगी कितनी फिल्में आती हैं। चलिए किसी को आपको मालूम है टीवी का कोई एक फिल्म बता दीजिए आप, जो आपको। तो फिल्में आ रही, फिल्म उस समय क्या था, उस समय पे प्रमोशन होते थे, बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगते थे, लोग जानते थे हाँ फला फिल्म आई है, फला हीरो की फिल्म है। अगर कोई नया हीरो भी आता था फिल्म करने के लिए, वो भी मार्केट में उसको 10 लोग जानते हैं। आपको विनय आनंद जी को आप जानते हैं? हम्म, विनय आनंद जी की फिल्म की, उनको आप जानते हैं। पंकज जी केसरी जी थे उस समय, हम्म, आप उनको भी जाना, हम्म। क्यों? क्योंकि ये लोग सिनेमा हॉल तक पहुंचते थे, प्रमोट करते थे अपना। प्रमोट करते थे। और लोगों को, लोग क्या था, सिनेमा हॉल में एक चीज अच्छा था कि बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लोगों के बीच में लगते थे। तो जो नहीं जानता था ना, तो वो अपने साथ से चाहे जिससे भी बोलते, यार हई नई फिल्म होती है, कौन नया है हीरो आयल नीचे बहो। उसका नाम लिखा हाँ, होता था। तो जो नहीं भी जानते थे वो उसको लोग कहते थे कि नहीं यार पंकज केसरी जी हैं, या हम्म, विनय आनंद जी हैं, चाहे जो कोई भी रहो। देखिए सिंगर को तो लोग पहले से ही जानते थे, पहले से जानते थे। लेकिन जिसको नहीं भी जानते थे ना, उसका नाम लोग सर्च करके जान लेते थे। अब क्या हो गया है, अब गिने चुने जो आपके आ भी रहे हैं ना, कब फिल्में आ रही की फिल्में। अभी हाल ही में ना खेसारी जी की फिल्म आई थी डंस, हम्म, बहुत अच्छी बिग बजट की मूवी थी, लेकिन हम्म। वो फ्लॉप हो गई। देखिए क्या है ना, मैंने आपको क्या बोला कि लोग प्रमोशंस, लोगों तक फिल्में पहुंच नहीं पा रही। जब टीजर आया था डंस का, आपको याद होगा हम्म, कि कितना हाई अप मिला हाई अप था डन, मीडिया। हाँ। उसके बाद फिल्म का ट्रेलर आया, फिल्म रिलीज हुई, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला किसी आपको बताएं, अभी एक स्टेट है अपना मराठी। को। मराठी के फिल्म इंडस्ट्री का एक आपको बताऊं कि हाँ, वहाँ पीवीआर में हम्म, आपको सरकार के माध्यम से नियम है कि आपको एक शो जो है डेली का,
मराठी चलाना है, ये उनकी गाइडलाइंस है, उनकी गाइडलाइंस है, दिखाना ही दिखाना है मराठी। दिखाना ही दिखाना है। अगर ये चीज हमारे वहाँ यूपी बिहार में भी तो ये होती तो तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को लेकिन इसे सरकार जब सोचेगी ना, जब आप साफ सुथरी फिल्में बनाएंगे। आपके भोजपुरी के अंदर इतना मतलब अश्लीलता भरा होता है ना, गाने अश्लील आ रहे हैं। मतलब भोजपुरी भाषा के होते हुए भी लोग भोजपुरी बोलना पसंद नहीं करते, भोजपुरी देखना पसंद नहीं करते। गुड्डू तो भाई, समझ लो। मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि फिल्में हमारी सब अश्लील आती हाँ, हैं। सबकी बात नहीं की। गाने आपको मैं बता दूं कि इस जो माहौल में, इस समाज में ना, लोग दोनों तरीके के लोग हैं। अगर कुछ तरीके का अश्लील देखने वाले हैं तो अच्छे सुनने वाले भी हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर अश्लील गाने हिट हुए तो जाए चंदा चाहे हेलो कौन भी सुपर। हेलो कौन कुछ दिन पहले जो है ना, हमारे छोटे भाई रितेश पांडे उनका गाना है, और उन्होंने जो 1 मिलियन 1 बिलियन से बिलियन। ऊपर व्यूज, उसका सिंगल सिंगल उसका आपको। एक रीजन ये है कि जो हेलो कौन है, उस दौरान टीवी पे जो शो चलते थे ना, एक अलग ही छवि बनाई है, भाभी जी घर में है। तो उसमें जो वर्ड होता था ना, सही पकड़े हैं। तो एक हिंदी कम भोजपुरी था, मिक्सअप था। उसको नजर में रखते हुए इन्होंने गाना बनाया हेलो कौन। हेलो कौन आपके भोजपुरी तक नहीं बजा। हेलो कौन मैंने कानपुर में सुना, कानपुर के एक शादी में अटेंड करा, वहां डीजे पे गाना बज रहा था, हेलो कौन कौन बोले, हम बोले कौन। ये एक हिंदी वर्ड आ गया। तो इसलिए उसको प्लेटफॉर्म ज्यादा बड़ा मिला। वो देखिए, भोजपुरी तक सीमित नहीं रहा, वो हिंदी में भी बिजनेस कर बस गया। हाँ, वो वही कारण आपको बताऊं, वो और लॉकडाउन। एक सेम वही गाना था उनका कि लौंडिया लंदन से रहेंगे और हाँ, रात भर डीजे बजाएंगे। हो गया हिंदी पैटर्न। तो हाँ, इसलिए उस गाने हाँ, अभी को ज्यादा देखिए, बिजनेस। मुझे जहाँ तक पता है, लौंडिया लंदन से लाएंगे ये गाना जो है आज के डेट में कुछ 600 मिलियन क्रॉस करने वाला, वो भी। तो ये गाना देखिए, मैंने बरेली में सुना था एक शादी में, आप सुना कि अच्छा, बरेली के लोग इस गाने को सुन रहे थे। आपको मैं बताऊं, अभी जो गाने सुनने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जो दूसरा लॉकडाउन आया था उसमें मैं गोरखपुर में, चूंकि मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ गोरखपुर से ही, तो गोरखपुर में मैं एक जगह से जा रहा था। तो एक बड़ी अच्छी शादी परिवार की जा रहे थे, हमको लगा कोई बड़े संपन्न परिवार की शादी थी। और उसमें आपको बताऊं, अच्छे अच्छे लोग सूट बूट, औरतें पूरा अच्छे से पहन के जा रही हैं, डांस कर रही हैं, डीजे बज रहा है। और डीजे पे गाना कौन सा बज रहा था आपको बताऊं तो बड़ा आश्चर्य होगा। अब मैं आपको पॉडकास्ट के माध्यम से बोलूं तो आपको कुछ लोगों को नागवार लगेगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उस जगह पे डीजे पे गाना बज रहा था कि खोदी खोदी देवरा ढोढ़ी के कुआं कैले बा। ये बताइए, पढ़े लिखे सम्मानित हमको तो लगा कि वो लोग आखिर बजा के उस पे नाच रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक तबका ही, जो नीचे का तबका है वही गाने सुनता है। ऐसे नहीं 400-500 मिलियन पहुंच जाता है। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो लोग भी शाम को जा करके हेडफोन लगा के अपने कान में बैठ के वही गाने सुनते होंगे, तभी आज 400-500 मिलियन पहुंच रहा है। आपको नहीं पसंद है, ऐसे नहीं बंद होगा। असली ने तुरंत आप जिस जिस चैनल से सुनते हैं ना, उस चैनल पे उस गाने पर रिपोर्ट मारिए। आप 50 रिपोर्ट अगर पड़ेगा चैनल से, वो गाना उड़ जाएगा। गलत कर रहा हूं तो बताइए। एक बार गाना उड़ेगा, रीजन पता चलेगा क्यों, क्योंकि ये जो है वल्गर है। कल से धीरे धीरे गाइडलाइन यूट्यूब भी लॉन्च करना शुरू कर तो देगा। भोजपुरी के अश्लीलता के खिलाफ खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा और अपने घर से जागरूक होना पड़ेगा। जो कि अभी हमारी तिवारी जी ने बताया, आप उस पर रिपोर्ट मारिए। कोई गाना आपको पसंद नहीं आता, डिसलाइक करिए उस गाने को। तिवारी जी, क्या होता है कि भोजपुरी गाने को लेके इतना तो चल ही रहा है लोगों के अंदर में। फिल्में भी उसी तरह की आती है, फंड दिखाया जाता है उसके अंदर, फोकस जो कहते हैं ना, फोकस एक्शन देखेंगे आप, ऐसे ऐसी चीजें दिखाई जाती है। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री अब सुधरने वाली है या सुधर गई है? कैसे सुधरेगी जब नए चेहरों को आप लाएंगे नहीं? वही तीन मूर्तियों के आजू बाजू घूम रही है इंडस्ट्री। नहीं, ऐसा देखिए, अब तीन मूर्तियों की ही बात आप कैसे कहेंगे? तीन मूर्तियां भी तो परेशान है, उनकी फिल्में नहीं चल रही। इसीलिए नहीं चल रही है, इसीलिए नहीं आपको चल पता रही है, उनकी भी तो है। एक फिल्में नहीं चल रही। इंटरव्यू के दौरान विनय बिहारी जी जो राइटर हैं, किसी टाइम पे बताइए पवन जी को भी वो गाना देते और लाइक हम्म, करते हैं, वो खुद बोलते थे कि मुझे पवन जी से बहुत उम्मीद थी कि इनको पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिले। लेकिन जो इनकी हरकतें हैं ना, मुझे नहीं लगता इन तीनों में से किसी को मिलने वाला है। मैंने आपको क्या बोला? हाँ, पवन जी को उस लायक बनाने वाला कौन है? कहीं ना कहीं दोषी हम ऑडियंस भी है। हम्म। पवन जी के पहले के गाने आप उठा के देखिए ना, कितनी सुरीली सुरीले गाने हैं। अब अब कंपनियां उनको सुरीले पवन जी पहले भी थे और अभी भी है। बात आती है कि राइटिंग पे, राइटिंग जो स्क्रिप्ट आप जो लिख रहे हो, जो गाना आप लिख रहे हो, चयन कर रहे हो, आप हमारे बोलो। हमारे वहाँ एक बहुत बड़ी विडम्बना है गुड्डू जी। जब उस समय भी फिल्में आती थी ना, आपको बताऊं सन 2014 13 14, जब हाईअप था सिनेमा हॉल का, खेसारी भाई की बेताब उताब आई थी, इन लोगों की फाइटर, क्रिकेट फाइटर वाइटर आई थी, पवन भाई की। तो आपको बताऊं, उस दौरान भी
क्या होता था ना, सिनेमा पे फिल्में चलती थी ना जब, तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे कि ये नहीं, ये चलेगी हम्म, और यही चलेगी। हम्म, मगर निर्माता निर्देशक कहते थे सर मैंने कुछ अलग करके बताया, बोले नहीं चलेगी भाई, हम्म, ये नहीं, ये आप दिखाएंगे तभी, उसमें आइटम सॉन्ग डालेंगे तभी। अब ये दौर चला गया जिस फिल्म में एक भी आइटम सॉन्ग नहीं होता, मजबूरन सबको दो दो आइटम सॉन्ग डालना पड़ा, वल्गैरिटी आकर के भर गई। हाँ, इसी पे सिनेमा हॉल में सीटी बजती है, तालियां बजती हैं, यही चलेगा। अब धीरे धीरे चीजें मजबूरी हो गई, भाई आप पैसे लगाएंगे, आप हमें बताइए ना, आप कहीं अगर बिजनेस में 10 रुपया लगा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि नहीं हमको प्रॉफिट हो तो कम से कम 10 रुपया मेरा निकल जाए। हम्म, हर आदमी अपना बिजनेस करता है ना 2 पैसा कमाने के लिए। तो प्रोड्यूसर भी सोचा भाई जब यही चलेगा और मुझे इसमें काम ही करना, तो मुझे वो धीरे 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 पढ़ते पढ़ते, और उसका नतीजा आपको बताऊं, अच्छे श्रोता जो आपके क्रीम ऑडियंस थी ना भोजपुरी की, हम्म, वो आपसे कटते कट चली गए, गई। प्लेटफॉर्म से हट गए। हम्म, आज इतनी मेहनत भी आप लोग कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने भी दे रहे हैं। देखिए उस समय का ऑडियो लेवल, इस समय हम्म, के ऑडियो लेवल थोड़ा बहुत फर्क हुआ होगा, लेकिन आज से 10 साल पहले जो हमारे भोजपुरी के वीडियोज बनते थे गानों के, और अब के गानों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। लुक आने लगा है हिंदी दुकान, का, लुक आने लगा है पंजाबी का। हम खर्च हो रहे हैं ऑडियो वीडियो वही चीजें में, चीजें करना, जब तक आप ये चेंज नहीं करेंगे तो कैसे ऑडियंस आपकी तरफ रुझान लेकिन करेगी। सब कुछ करने के बावजूद आप ऑडियंस को लपेटने, ऑडियंस को अपने आप हॉल तक लाने पर क्यों नहीं मजबूर कर पा रहे? यही कारण है कि आपसे जो ऑडियंस कटी थी। एक बात बताइए हमें सिंपल सा, कि अगर हम किसी को धीरे 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 अगर हीरोइन पीने की आदत डाल दें और वो उसके आदी हो जाए, तो क्या चाहते हैं कि जल्दी से वो छूट जाएगा क्या? आपको उसको छुड़वाने में आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ा। आज वही हाल है भोजपुरी में, सबके दिमाग में ये बैठ गया। और एक चीज और आपको बता रहा हूँ, एक बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ी एक यूनिटी, एक साजिश के तहत जो है भोजपुरी हम्म, को बदनाम करने की कोशिश की गई। भोजपुरी में तो ये है, भोजपुरी वल्गैरिटी कहाँ नहीं है बताइए ना, किस इंडस्ट्री में वल्गैरिटी नहीं है, जरा हमें बताइए। नहीं जहां भी है पर्दे में है। मुझे यहाँ तक पता है कि हनी सिंह ने जो गाना गाया था अश्लील गाने से प्रमोट हुए थे, वो उनका गाना हिट हुआ था वो वाला। आप लेकिन सुनने वाले लीड लगा के सुनते थे, ना कि उसे डीजे पे बजा रहे, ना कि ट्रैक्टर ट्रॉली में डांस करवा रहे, ना कि मंच पे। आप तो शो के ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं, कई शो आपने रियलिटी शो भी किया है और लाइव शो भी करते हैं, देख, सिंगिंग कॉन्सेप्ट भी कराते हैं। वहां भी ये होता है कि मंच पर अश्लील गाने हो रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि हम भले ही, मैं हमारा एक इवेंट कंपनी है बिग फ्रेम इवेंट गोरखपुर, वहाँ के माध्यम से कलाकारों को जो है मैनेज करते हैं, शोज कराते हैं। हम्म, मेरा मन नहीं होता है कि मेरे मंच पर जो है गंदगी हो या हम्म, अभद्रता ही हो। हम बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। सिंगर्स आते हैं, अब जो लोग हमारा काम किए वो जानते हैं किस तरीके का काम जो है हमको पसंद है। मैं सीधे एक बार कान में जा कर के बोल देता हूँ कि भाई थोड़ा सा एक लहजे में देख करके रहे, कि यहाँ भद्रता ना हो। और मैं मानता हूँ कि मेरे सिंगर उस चीज़ का पालन करते हैं मेरे मंच पे। उस तरीका का वल्गैरिटी या झगड़ा जो भी होता है हमारे मंच पे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बर्दाश्त करता हूँ। भगवान के आशीर्वाद से एक आप मेरे। रियलिटी शो करते हैं, हम्म, रियलिटी शो भी आप कराते हैं, कई शो कराए हैं आपने, जी। नहले पे दहला सुरसा गनम तमाम तरह के शो कराए। हम्म, उस मंच पे क्या होता है कि देखता हूँ कि अश्लील गाने ना कोई गाता है, क्योंकि वहाँ स्क्रिप्टेड है कि भाई आपको ये नहीं गाना वो नहीं गाना है। लेकिन वही आर्टिस्ट जब मंच पे आता है तो कुछ भी गा रहा देखिए वहाँ क्या होता है ना, वहाँ आपके ऊपर दबाव नहीं होता है। है। आपको कैमरे लगे हुए हैं, आपको गाना सेलेक्ट है, आपको टीवी पर उनको हर हर ऑडियंस को देखना है कि किसके लिए हम चीजें दे रहे हैं, किसके लिए परोस रहे हैं उस नहीं चीज वहाँ को। अपने इमेज का ख्याल है कि मैं यहाँ गलत गाऊंगा तो टीवी पे जाएगा, लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे। लोग देखें। लेकिन जब मंच पे आते तो वहाँ भी इमेज ही तो है, वहाँ भी तो लोग वहाँ, ऑडियंस है। लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम होता है कि वहाँ एक दो ची गाने आप अच्छा गाना शुरू कर दिए ना, हम्म, फिर ऑडियंस की तरफ से उठना शुरू हो जाता है कि भैया हर चीज के गानवा गा दो। अगर आप थोड़ा सा हिचकते भी तो है ना, इसमें कहीं ना कहीं भागीदार आप भी हैं। आप अगर शो ले रहे हैं, पार्टी डिमांड करके ऐसे गवाइए, तो आप गवाएंगे, अश्लील भी नहीं नहीं, गवाएंगे। हम तो अवॉइड करें, हम तो कई जगहों पे चीजों को मना करने तो की आप कोशिश मना कर किए। देते कि मैं नहीं करूंगा मैं शो। सीधे मना कर देता हाँ जब हूँ। मंच पे जैसे आता है। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में एक बार कार्यक्रम कर रहा था, जागरण का कार्यक्रम था। और वहाँ हम लोगों को एक, वहाँ गोरखपुर में जागरण करने का एक तरीका होता है हम्म, कि बाकायदे दरबार लगा होता है, ज्योति जलती वो है। दिल्ली में भी होता है, वो दरबार होता है रहता है जो। दिल्ली में, हाँ तो दिल्ली का ही प्रोग्राम था तो सरस्वती पूजन का। हाँ, मैं वहां पे आया और कार्यक्रम चल रहा था भजन का, तो मुझे देखा गया कि लोगों ने क्या किया, मेरे सिंगर के कानों में आकर के हम्म, आयोजन समिति ने हम्म, कहा कि अब थोड़ा दो चार भोजपुरी आ जाए। अब अच्छा। सिंगर मेरा मुंह देख रहा है, हम्म, क्योंकि उसने बुलाया मुझे, वो भोजपुरी वासी होगा। वो जान रहा है कि मुझे भैया हम्म, ने बुलाया। मुझसे बोला भैया क्या करें, मैंने तुरंत मना किया हम्म,
कि मंच पे जो है ज्योति जल रही है, और ज्योति जलने का मतलब होता है ना गुड्डू भाई, कि आप सीधे माँ ज्वाला को जो है ना आह्वान करते हैं, माँ आकर के उतना देर बैठी रहती हैं आपका जो, फिर जैसे आरती होती है उनकी विदाई की जाती है। उस मंच पे हमने मना कर दिया, और आयोजन समिति ने भी वो जो है उस चीज को माना। मैंने कहा भैया किसी चीज की मर्यादा होती है, और उस मर्यादा को बना के रखना हमारा काम होता है, और उस चीज को मानते हैं। अभी भी आप एक चीज बताएं, एक होता है ना पर्दे की चीज, ठीक है, आज हम जहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं पहले एक चीज कह के आते हैं ऑडियंस से, चाहे हमारे आयोजक बंधु होते हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि भैया 2 पैसा कम दीजिएगा, लेकिन कलाकारों को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। इस चीज का वो ख्याल रखते हैं, और मैं हमेशा से कहता हूँ, जब आती है तो उन लोगों से मैं बात करता हूँ कि भैया अगर इस चीज का बातें आप कह रहे हैं तो ये चीज आपका यूट्यूब पर जाएगा, और जाएगा तो एक चीज याद रखिएगा कि ये चीज माहौल गड़बड़ होगी। हाँ, उसको दोनों को मैनेज करना, कि पर्दे में कोई चीज हो जाए, खुल्लम खुल्ला हमारे मंच पे क्यों नहीं कलाकारों के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मैं ऐसे चीजें आकर के कलाकारों से पहले कर, गोलू के लिए लोग तमाम कहते हैं, गोलू तो मेरा भाई है, उसको बचपन से मैंने जो कुछ किया, लेकिन एक चीज है, मेरे मंच पर क्यों नहीं कर देता है, लोग बोलते हैं। हमारे मंच पर फीमेल जो लोग हमारे मंच पे गए हों, चाहे अनुपमा यादव हों, चाहे निशा उपाध्याय, निशा दुबे, जो लोग भी गए हमारे मंच पे, उनसे पूछिए ना, काहे हमारे मंच पे अभद्रता नहीं होती। मैं अलाउ नहीं करता हूँ, हमारा ही कर्म, मैं नहीं करूंगा, कार्यक्रम करना बंद कर दूंगा, खाए बगैर नहीं मर जाऊंगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद से परिवार ने इतना बना के रखा, नहीं कुछ करूंगे ना तब भी इज्जत से 2 रोटी खा सकते हैं। कल को कोई ये नहीं कहेगा ना कि हाँ तिवारी जी का लड़का, फौजी बाबू का लड़का भड़ुआगिरी करता है, नहीं करना है। आज भी पैर छू करके लोग, कलाकार लोग गुरु जी कह के प्रणाम करते हैं, और कल भी कहेंगे जब हमारी इज्जत बची रहेगी। हम सुकून से परिवार से, अच्छे से परिवार है, हमारे 2 बच्चे हैं, और बीबी है, माँ बाप है, सब लोग अच्छे से हैं और निरोग रहें, बस यही चाहिए, और भड़ुआगिरी करके पैसे नहीं कमाने। तो अभी भोजपुरी इंडस्ट्री को कहाँ तक ले जाने का आपका वो प्लान है? क्या देखिए, ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी तैयार करी होगी आपने कि इस तरीके से काम करना है, इस लेवल पे लेके जाना है, दे, ऐसा बनाना है? देखिए कुछ अलग चीजें, कहानी जो है हम लोगों में अभी वर्क हो रहा है। हम लोग बैठे थे, आपको बता दूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ अपने खाटू नरेश का, खाटू श्याम जी, उनको लेकर के एक कहानी पर वर्क चल रहा है। उस तरह उनको बनाए, उनके ऊपर कहानी बनाने की सोच रहे हैं कि, और कुछ कहानियां भी हमारे चल रही, कुछ हॉरर सीक्वेंस की, तो लेकर के ऐसा किया जाए कि वल्गैरिटी से भी दूर रहे, लोगों दूर की रहना, रोचक कुछ चीजें, स्क्रिप्ट चेंज हो, मतलब कुछ कुछ चेंज कहानियां करके। हो, हाँ, उपन्यास हो। हाँ, क्योंकि देखिए साउथ की इंडस्ट्री में मैंने देखा कि बाहुबली जैसा फिल्म आती है, ब्लॉकबस्टर होती है। क्यों होती है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि बाहुबली का जो स्क्रिप्ट था ना, वो किसी संस्कृत का उपन्यास था जिसको इन्होंने हम्म। फिल्म के जरिए दर्शाया गया, और मैं बहुत बढ़िया चला। नहीं तो ये सब चीजें कब गई? ये क्या था कि मानसिकता फिल्म इंडस्ट्री क्या थी, रामायण महाभारत के बाद, भाई तीर तलवार तो रामायण महाभारत में चला है, उसके बाद खत्म। लेकिन एक डायरेक्टर का सोचा कि नहीं, इस ये उपन्यास है, इसको हम पेश करेंगे दोबारा, उसने वो तीर तलवार वाली लड़ाई दिखाई, अभी क्या और है, लोगों को पसंद भी आया। नहीं नहीं, पसंद देखिए, तो बहुत किया। पर्यवेक्षी, हाँ। उसके बाद आप तो क्या आपके बिहार में ऐसी कहानियां नहीं है, राजा महाराजाओं की बहुत पुरानी प्रथाएं, पुरानी परंपराएं, इन सबको परोसिए? बहुत बहुत ऐसी हाँ। कहानियां सर्च करना। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, बजट हमारे इंडस्ट्री का, हम्म। कि हम बजट इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि रिकवरी ना आए। ठीक है, दूसरी, पहले की कहानियों को आप राजमौली सर को देखिए, चाहे उनकी टीम को देखिए, 2-2 3-3 साल वो लोग स्क्रिप्ट पर, बाकी रिसर्च चीजों करते हैं, पर पूरा रिसर्च रिसर्च करते हैं। करते हैं, हाँ। हमारे वहाँ क्या है, राइटर्स की भी मजबूरी बताते हैं। हम्म। राइटर 25,000, 30,000, 50,000 में आप राइटर खोजिएगा, तो कैसे वो बेचारा 3 महीना 4 महीना अपने आप को वो करके, उसकी भी तो मजबूरी आप समझिए। राइटर को आप तो कुल कहेंगे मिला के बीच में बजट आ जाता है यहाँ पे। बजट आ जाए, बजट आ मैं बता रहा हूँ, कोई राइटर कह दिया कि मैं 51,000 लूंगा, हम्म। आप 51,000 लीजिएगा, फलाना लड़का तो है लिख रहा 25,000 में लिख तो देगा। इसीलिए मुझे लगता है कि खूबसूरत जो मॉडल है वो भोजपुरी के अंदर नहीं रही, वो आंटी टाइप की कुछ हीरोइन आ जाती है, मोटी मोटी। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, भोजपुरी में यही चलता है। मोटा मोटा कमर लेके, और आप एक बात बताइए ना, तमाम ऐसी हीरोइनें हैं भोजपुरी में भी, जो दौर आया है, चल रहे हैं, उसमें उठा के देखिए, उसमें भी स्लिम बॉडी की आई हैं। अब जो है बेस्ट हो गया ना अपना, जब से टीवी इंडस्ट्री चालू हो गई तब से सारा बेस्ट हो गया आपके अभिनय के ऊपर। आप कितना अच्छा अभिनय कर लेते हैं, इस पे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ग्लैमर है। ग्लैमर तल चलता था जब हॉल में आपको चाहिए था सीटी बजने के लिए, अब ग्लैमर है नहीं। अब आपको अपने अभिनय के ऊपर, आपको कितने लोगों के जो, जिनकी दुकानें बंद थी, जो आर्टिस्ट थे, उनकी दुकानें चालू हो गई, उनकी रोजी रोटी चालू हो गई टीवी इंडस्ट्री आने से। सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ सपोर्टिंग आर्टिस्ट का।
आज सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो भी टीवी सीरियल के टीवी इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, कोई खाली नहीं, सब काम कर रहे हैं। जो कथा कथित अपने आप को सुपरस्टार कहते थे, वो उन्हीं के ऊपर ग्रहण है और किसी के ऊपर ग्रहण नहीं। उन लोगों ने अपने आप को समय के साथ बदलना नहीं चाहा। उन लोगों का यही कहना था कि डिस्ट्रीब्यूटर जो कहते थे, अरे भैया हम, हाँ, एक चीज़ और, हमारे वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत चापलूसी, मेरे सामने की बात है। मैं एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी खेसारी भाई के साथ, हम लोग बैठे हुए थे इंडस्ट्री मड में, शूटिंग चल रही थी उनकी फिल्म का। नाम नहीं ले, एक जने तो भगवान को प्यारे हो गए, वो जहाँ भी रहे उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। एक हमारे पड़ोसी उनको थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, आ करके हम और खेसारी भाई बात कर रहे हैं, तो बैठे, मुझसे मिले, मैं, वो भी बैठे, हम भी बैठे। अब उनका देखिए, बड़े स्टारों को पॉलिश लगाना, अरे भैया आपकी फिल्म तो धमाल मचाई है, यहाँ बिहार में इतना कलेक्शन कर रही है, ये है, आपके पास टाइम नहीं है, देखिए आए हुए हैं आपके साथ बैठे, ये दूसरे को फिल्म लेके करने जा रहे हैं, ठीक है। अब खेसारी भाई हमारे तरफ देखने लगे, कहना बाबा हम कहिए कह देंगे मेरे पास टाइम नहीं है। अब उन लोगों का चापलूसी, ठीक है, कट्टू, ये उनको भी मालूम है स्टार लोगों को, वो आपसे हटेंगे, पीछे जाएंगे, आप ही को गाली देंगे। साला, इस तरह से काम करते हैं ये लोगों को, काम नहीं आता, ये है वो है। सोचिए, उनका मन बढ़ाने वाला, पीठ पीछे गाली देने वाला, सब मालूम है, लेकिन उस चीज को हकीकत से सब रूबरू हैं, सबको मालूम हमारी हकीकत क्या है, लेकिन माहौल बनाए पड़े हैं, क्या करिएगा, ऐसे ही में कट रही, कहाँ जाएगी इंडस्ट्री। तो आपने फिल्म करा और रियलिटी शो करे, स्टेज शो भी करते हैं, थोड़ा म्यूजिक में भी हाथ आजमाया था आपने? हाँ? म्यूजिक देखिए, म्यूजिकल मैं हूँ थोड़ा, मैं आपको बता दूं, मैं रिदम प्लेयर भी रह चुका हूँ, हम्म, तो सेंस है। हम्म, म्यूजिक का सेंस है, हमारे भाई सब हैं, जैसे कि मेरा एक भाई है सुशांत अस्थाना, आप हम्म। जानते होंगे, बड़ा अच्छा सिंगर और म्यूजिक, तो मैं जाता हूँ तो उसी के वो पास। सिंगर भी है, हाँ, अच्छा गाते भी है। सिंगर हाँ। सिंगर है। तो मैं कभी कभी जाता हूँ उसके पास, रहता हूँ, तो उसका पूरा माहौल ही है हम्म, उसका। तो बीच में बैठते, चूंकि म्यूजिक से रिलेटेड काम करते करते रहते रहते, चाहे वो प्रोग्राम का हो चाहे कुछ भी हो, तो सब में यही चलता रहता है, तो थोड़ा सा सेंस रखते हैं कि हाँ म्यूजिक से हम्म। रिलेटेड है, और विशेष कुछ ज्यादा नहीं है, और कुछ खास नहीं है। और कुछ खास चलिए इसी के साथ विदाई लेता हूँ आपके साथ। नहीं। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे, रियल टॉपिक पे। नमस्कार और प्रणाम करता हूँ आपको इसी के साथ। और मैं चाहूँगा कि शिव कुमार तिवारी जी के डायरेक्शन के अंदर बनी हुई जो फिल्म आ रही है, आप लोग उसे प्यार और आशीर्वाद जरूर दें। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, और आपसे एक गुजारिश आप लोगों से एक बार फिर कर रहा हूँ कि अच्छी चीज़ को आप लोग प्रमोट करिए। और देखिए, लोग कह रहे हैं कि वल्गर चीज़ें अगर हिट हो रही हैं, तो वल्गर दबेंगी कब, कैसे, जब अच्छी चीज़ों को आप सपोर्ट करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग जो अच्छे गाने आ रहे हैं, अच्छी फिल्में आ रही हैं, उनको सपोर्ट करके एक हिट करिए, बजने दीजिए, देखने दीजिए, इस माहौल में, इस समाज में, तभी उत्थान होगा अच्छी चीज़ों का। बस आपसे यही, इसी चीज़ का आग्रह है।